वेलकम स्टूडेंट्स। मैं कल आपको बीएससी पार्ट सेकंड का पेपर सेकंड का चैप्टर थर्ड पढ़ा रही थी, जिसका नाम है वास्तविक गैसें, रियल गैसेस। और इस लेक्चर में, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था विरियल समीकरण, विरियल इक्वेशन, और उसकी हमने देखा था कि वो कितने उसकी क्या एडवांटेजेस है, वो क्या किस प्रकार से रियल गैसेस को समझाने में सहायक है और क्या उसके डिसएडवांटेजेस हैं। उसके बाद हमने एंड्रयू के प्रायोगिक परिणाम का अध्ययन करना प्रारंभ किया था। अब एंड्रयू के परिणाम क्या हैं? एंड्रयू ने वास्तव में एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अलग अलग टेम्परेचर पे उसका प्रेशर बदल के उसके आयतन में परिवर्तन का अध्ययन किया। यानी उसने बहुत सारे टेम्परेचर्स पे P वर्सेस V ग्राफ प्लॉट किए, और वो सभी ग्राफ उसने एक साथ इकट्ठे करके एक करा और फिर उससे परिणाम ज्ञात किए। तो जो उसने प्रयोग किया कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस पे, वो P और V के ग्राफ्स जो हैं वो कुछ चित्र में दिखाए अनुसार हमारे को प्राप्त हुए थे, एंड्रयू को प्राप्त हुए थे। इसमें उसने टेम्परेचर को कांस्टेंट करते हुए, ताप को स्थिर रखते हुए P वर्सेस V, दाब वर्सेस आयतन, उसने ग्राफ प्लॉट किए। इस प्रकार के जो ग्राफ हैं वो हमारे समतापी वक्र कहलाते हैं, आइसोथर्मल्स कहलाते हैं। तो इसमें जो ग्राफ्स हैं उनको हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। जो मुख्य ग्राफ है उनका हम अध्ययन करेंगे। उसमें सबसे पहले हमने जो कल भी हमने पढ़ा था वो है हमारा टेम्परेचर 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो आइसोथर्मल प्राप्त हुआ था। सबसे पहले उसका अध्ययन करते हैं। तो उसके अध्ययन में हमने ये देखा था कि वो जो ग्राफ है वो कौन सा है? चित्र में दिखाए अनुसार ABCD ग्राफ है। तो ABCD ग्राफ जो है वो हमारा कैसा हो गया? A से B तक तो क्या हो रहा है? वॉल्यूम कम हो रहा है और प्रेशर भी बढ़ रहा है। B से C पर क्या हो रहा है? B से C पर हमारा वॉल्यूम तो लगातार कम होता जा रहा है, लेकिन दाब जो है वो करीब करीब स्थिर है। और C के बाद तेज़ी से प्रेशर बढ़ता है, लेकिन आयतन स्थिर रहता है। A से B जो है गैसीय अवस्था में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस गैसीय अवस्था में रहती है। B से C तक क्या होता है? उसमें द्रव अवस्था भी रहती है और वाष्प अवस्था भी रहती है। यानी इट इज़ इन गैसियस स्टेट एंड ऑल्सो इन लिक्विड स्टेट, एंड आफ्टर C इट कम्प्लीटली टर्न्स इनटू लिक्विड स्टेट। C के बाद वो पूर्ण रूप से द्रवित हो जाती है। तो कुछ इस प्रकार से हमने अध्ययन किया था। अब इससे जस्ट ऊपर हम दूसरा मुख्य आइसोथर्मल पढ़ते हैं, वो है हमारा 21.5। अब 21.5 डिग्री पर अगर हम देखें तो वो ग्राफ कौन सा है? EFGH। अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखें तो ये ग्राफ काफ़ी हद तक ABCD वक्र के समान ही है, बस इसमें कुछ अंतर है। एक तो ये कि E और E की जो पोजीशन है वो A से ऊपर है। दूसरी G और F जो है, वो जो हिस्सा है वो BC हिस्से के मुकाबले छोटा है। ठीक है, तो इस आधार पर, इनको देखने के आधार पर उसने क्या निष्कर्ष विवेचन किया था? उसने कहा था कि जो ये ग्राफ है वो ABCD वक्र के समान ही है, लेकिन उसकी लंबाई GF जो है वो कम है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि जो संतृप्त वाष्प है और जो द्रवित अवस्था है, उन दोनों के बीच में जो अंतर है वो डिक्रीज होना शुरू हो गया, है ना। पहले तो गैसीय अवस्था और द्रवित अवस्था में अंतर काफ़ी लंबा था, अब थोड़ा सा रिड्यूस हो गया। बिंदु F B से उच्च दाब पर है, जो दर्शाता है इस ताप पर गैस को द्रवित करने के लिए अधिक दाब की आवश्यकता होगी। यानी ये क्या दिखाता है? F बिंदु जो है वो B की अपेक्षा ऊंचाई पे है। इसका मतलब ये है कि द्रव अवस्था में अगर आपको इस टेम्परेचर पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को द्रवित करना है तो आपको अधिक दाब लगाना पड़ेगा, नहीं तो वो द्रवित नहीं होगी। अन्य
क्षैतिज भाग घटता जाता है, वह 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड वाले वक्र में ये बिल्कुल समाप्त हो जाता है। तो इसी प्रकार उसने कई सारे ग्राफ का अध्ययन किया और उनका अध्ययन करने के बाद उसने देखा कि 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये जो BC वाला जो भाग था, जो वाष्प और द्रव अवस्था दोनों को एक साथ उपस्थित होने वाला जो भाग था, वो धीरे धीरे कम होता गया और 31.1 डिग्री टेम्परेचर पे वो कम्प्लीटली गायब हो गया। इट रिड्यूस टू अ पॉइंट, वो एक बिंदु में परिवर्तित हो जाता है। इस वक्र पर क्षैतिज भाग खत्म होकर X बिंदु पर मिलता है। उस पर खींची गई स्पर्श रेखा क्षैतिज होगी। अब एक ही बिंदु है, उस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो क्षैतिज होगी। इस बिंदु को हम क्रांतिक बिंदु कहते हैं। जो X बिंदु आपको ग्राफ में दिखाया हुआ है वो हमारा क्या हो गया, वो क्रांतिक बिंदु हो गया। और ये जो वक्र है, ये जो आपने ग्राफ है इस वक्त जो प्लॉट किया हुआ है, वो हमारा क्रांतिक समतापी वक्र कहलाता है। तो कौन सा क्रांतिक समतापी वक्र कौन सा हो गया आपका, ये जिसमें 31.1 लिखा हुआ है और बीच में X आ रहा है, ये जो ग्राफ है ये आपका क्रांतिक वक्र कहलाता है, क्रिटिकल कर्व कहलाता है। और X बिंदु से अगर आप क्षैतिज रेखा खींचे और ऊर्ध्वाधर रेखा खींचे तो वो कॉरस्पॉन्डिंग P और V से मिलेंगी। तो जहाँ पर वो P और V को टच करेंगी, वो वाली P और V के मान क्या हो जाएंगे, वो मान क्रांतिक दाब और क्रांतिक आयतन के नाम से जाने जाते हैं। दे आर कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम। और 31.1 डिग्री टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। यानी क्रिटिकल टेम्परेचर क्या हो गया, क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस पर जो आपका लिक्विड और गैसियस स्टेट है, इनके दोनों की को एग्जिस्टेंस, इन दोनों का एक साथ उपस्थित होना एक बिंदु पर ही सिमट जाता है। और उस बिंदु पे जो संबंधित दाब है और संबंधित आयतन है वो क्रांतिक दाब और क्रांतिक आयतन कहलाता है। द कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर एंड वॉल्यूम एट पॉइंट X रिगार्डिंग critical temperature are termed as critical pressure and critical volume। इनको हम नाम दे देते हैं PC, VC, TC। और ये क्रांतिक नियतांक कहलाते हैं, क्रिटिकल कांस्टेंट्स कहलाते हैं। इन वक्रों के क्षैतिज भागों को मिलाने पर परवलय प्राप्त होता है। अब आपने उस ग्राफ फिगर में देखा होगा कि एक आपको पैराबोलिक शेप दिखाई दे रहा है, और वो पैराबोलिक शेप कहाँ से बना है, वो सभी क्षैतिज भागों के जो बिंदु हैं उनको मिलाने पर प्राप्त होता है। और इस परवलय के दाईं ओर तो वाष्पावस्था है और बाईं ओर द्रव अवस्था है, और बीच में द्रव और वाष्प अवस्था दोनों साथ में पाई जाती हैं। अब सातत्य अवस्था, इन वक्रों से द्रव तथा गैसीय अवस्था के बीच सातत्य का भी ज्ञान होता है। अब ये सारे देखो, ये इसमें यहाँ पर आपको ध्यान देने की चीज़ है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है ये उसने वास्तव में परफॉर्म किया था, और ये जो गैस जिस तरीके का व्यवहार दिखा रही थी उसी को उसने एंड्रयू ने ग्राफिकली प्रोड्यूस किया। तो उसने जब उसको ग्राफिकली प्रोड्यूस किया तो उसके आधार पर जो ग्राफ प्राप्त हुए उसके आधार पर उसने कुछ अपने रिजल्ट्स दिए, कंक्लूजन्स दिए। वो निम्न प्रकार से हैं, क्या है, कोई भी गैस अपने क्रांतिक ताप के नीचे द्रवित हो सकती है। मतलब ये है कि कोई भी जो गैस है अगर उसको लिक्विफाई करना है तो उसका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम होना चाहिए, तभी वो द्रवित होगी। प्रत्येक गैस के लिए एक TC होता है जिसके ऊपर गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता, चाहे P कितना भी बड़ा है। यानी हमें ये साधारण हमारी ऑब्जर्वेशन है कि प्रेशर बढ़ाने पर गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है,
लेकिन उसके एक्सपेरिमेंट से मुख्य चीज़ ये पता चली कि हर गैस का एक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है जिसके लोअर होने पर या उस तक गैस को प्रेशर लगा के लिक्विफाई या द्रवित किया जा सकता है। लेकिन अगर उससे ऊपर आपने उसका टेम्परेचर रख रखा है तो आप चाहे कितना भी दाब लगाएं उसे द्रवित नहीं किया जा सकता। एट TC डेंसिटी ऑफ लिक्विड डेंसिटी ऑफ सैचुरेटेड वेपर दोनों एक साथ एग्जिस्ट करती हैं स्टेट्स, इसलिए दोनों का घनत्व समान होता है। अबव TC बोथ स्टेट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड, और क्रिटिकल ताप के ऊपर लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट को कभी भी अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, उनको एक साथ ही वो मिक्स हो जाती हैं। नियर TC कंप्रेसिबिलिटी इज मोर एंड एट TC इट इज़ इनफाइनाइट, मतलब क्रिटिकल ताप के नज़दीक उसका जो संपीड़न है वो ज़्यादा होता है और क्रिटिकल ताप पर अनंत होता है, सबसे मैक्सिमम कंप्रेस हो चुकी होती है, वो संपीड़ित हो चुकी होती है। और एक चीज़ और उसने कहा कि अगर हम क्रांतिक ताप से ऊपर चले जाते हैं तो गैस जो व्यवहार है वो स्थायी गैस के रूप में हो जाता है, यानी वो अब द्रवित नहीं होगी, स्थायी गैस स्थायी रूप से गैसीय अवस्था में ही रहेगी। तो ये एंड्रयू ने जो एक्सपेरिमेंट किया था ये इसके मुख्य परिणाम थे। अब क्योंकि एंड्रयू ने ये एक्सपेरिमेंट किया और आगे साइंटिस्ट ये कोशिश करने लगे कि किस प्रकार से ये जो इसने एक्सपेरिमेंटल ग्राफ प्रोड्यूस करे हैं, कोई ऐसी अवस्था समीकरण बनाई जाए, वो अवस्था समीकरण बनाई जाए जो कम्प्लीटली ये एंड्रयू का जो एक्सपेरिमेंट है जैसे वास्तविक गैस व्यवहार कर रही है उस गैस को वो थ्योरेटिकल इक्वेशन उस ग्राफ को रिप्रोड्यूस कर सके, उसको वापस से प्रोड्यूस करके दिखा सके। तो इसके लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने प्रयास करने प्रारंभ करे। तो उसमें बहुत सारे वैज्ञानिकों का योगदान है, लेकिन उसमें मुख्य रूप से जो इक्वेशन निकल के आई वो हमारी चिरपरिचित, हमने पहले पूर्व में पढ़ रखी है, वैन डर वाल इक्वेशन है। तो वैन डर वाल इक्वेशन एक्चुअल में वैन डर वाल ने इक्वेशन जो दी थी उसने मुख्य आधार ये बनाया था कि एंड्रयू ने जो प्रयोग किया है, मेरी इक्वेशन उस प्रयोग के जो रिजल्ट्स हैं अगर उनको ठीक रूप में थ्योरेटिकली ग्राफ बना दे तो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ और थ्योरेटिकल ग्राफ अगर एक जैसा सा होगा तो जो मैं समीकरण दे रहा हूँ वो वास्तविक गैस की समीकरण बन सकती है। तो उस आधार को लेते हुए उसने इक्वेशन बनानी शुरू करी। अब उसने जब इक्वेशन बनानी शुरू करी तो उसने दो संशोधन किए। वैन डर वाल के ने अणुओं के परिमित आकार व उसके परस्पर आकर्षण के लिए संशोधन प्रस्तुत कर वास्तविक गैसों के लिए एक अवस्था समीकरण प्राप्त करी। वैन डर वाल ने दो मुख्य चीज़ें, दो करेक्शन करे। एक तो ये कि हमने ये मान लिया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट्स में कि अणुओं का कोई फाइनाइट साइज नहीं होता, वो ऑलमोस्ट ज़ीरो साइज़ के होते हैं। और दूसरा हमने ये माना था कि उनके मध्य न तो कोई आकर्षण होता है न प्रतिकर्षण होता है। तो इन दोनों ही चीज़ों में वैन डर वाल ने संशोधन दिया। उसने कहा अणु परिमित आकार के होते हैं और उनके बीच में आकर्षण बल मौजूद होता है। इन दोनों चीज़ों को करेक्ट, मतलब उसको रेक्टिफाई करके, उनको ठीक करके उसने एक नई समीकरण इजाद करी। किस प्रकार से वो हम देख लेते हैं। उसने ये माना कि एक आदर्श गैस 1 ग्राम अणु का दाब PI व आयतन VI है, तो हमारी जो पहले से पूर्व में अवस्था समीकरण है वो क्या होगी, PI VI बराबर RT 1 ग्राम मोल के लिए है। अब हम ये मान लेते हैं ये तो आदर्श गैस के लिए है। अब वास्तविक गैस लेते हैं। माना वास्तविक गैस का आयतन V है और वैन डर वाल द्वारा संशोधनों पर विचार करते हैं। तो हमने ये मान लिया वास्तविक गैस का आयतन V है। तो सबसे पहले हम अणुओं के परिमित आकार के लिए संशोधन की बात करेंगे। अब देखो हमने क्या माना है,
अभी तक आदर्श गैस में ये माना था कि अणुओं जो गैस के अणु हैं वो कोई जगह नहीं घेरते, लेकिन वास्तव में जब वैन डर वाल ने कह दिया कि वो एक परिमित आकार के होते हैं तो कुछ हिस्सा तो वो खुद ही घेर लेते हैं। तो जो गैस का जो आयतन का जो हम बर्तन के अंदर जो भाग हम मान रहे हैं उनमें से कुछ भाग तो अणुओं द्वारा ही स्वयं ही घेरा हुआ होता है। तो अणुओं को गति करने के लिए जो स्थान प्राप्त होता है वो v जो स्थान प्राप्त होता है उसमें से कुछ हिस्सा माइनस हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हिस्सा तो अणुओं के खुद की साइज के कारण घिर चुका है, ऑलरेडी घिर चुका है, तो वो चलने के लिए उपलब्ध नहीं है। चूंकि अणु परिमित आकार के होते हैं अतः वह गैस के आयतन का कुछ भाग स्वयं ही घेर लेते हैं। अतः गैस का प्रभावी आयतन, यानी प्रभावी आयतन कौन सा? जिसमें अणु गति कर सकते हैं, अपेक्षित आयतन v से कुछ कम होता है। तो हम जिस आयतन को v मान रहे हैं उसमें से कुछ मान कम होना चाहिए। तो उसने ये माना यह आयतन v माइनस बी है, यानी जो हमें दिखाई दे रहा है उस आयतन में से एक छोटा सा भाग माइनस होना चाहिए। उसने उसको b कह दिया। b एक स्थिरांक है और ये अणुओं के चारों ओर उस क्षेत्र का आयतन है जिसमें दूसरे अणु नहीं आ सकते। तो यह सिद्ध किया जा सकता है कि b का मान गैस के अणुओं के आयतन का लगभग 4 गुना है, और ये अलग अलग एक्सपेरिमेंट से उसने सिद्ध किया था b का मान जो है अणुओं के आयतन का लगभग 4 गुना होता है। इसे आयतन संशोधनांक कहते हैं, इसे वॉल्यूम करेक्शन कहते हैं। तो आपका जो प्रभावी आयतन है वो किसके बराबर हो गया? जो हमारे जो आपके आदर्श गैस में जिसको हम VI कहते हैं वो क्या होता है? वो अणुओं के गति करने के लिए प्राप्त आयतन होता है। तो हमारा वास्तविक गैस में वो आयतन का मान कितना है? v माइनस बी हो गया। ठीक है ना। अच्छा, अब दूसरी चीज़ हम देखें। दूसरा उसने ये माना था कि अंतर आणविक आकर्षण, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होना चाहिए। तो गैस के प्रत्येक अणु एक दूसरे का पर आकर्षण बल लगाते हैं। इस बल को अंतर अणुक आकर्षण बल कहते हैं, यानी इसको क्या कहते हैं? इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस कहते हैं। जो अणु पूर्णतः भीतरी भाग में स्थित हैं वे सभी दिशाओं में समान रूप से आकर्षित होते हैं, वह इनका परिणामी बल 0 होता है। परंतु जो अणु पात्र की दीवार के समीप होते हैं उन पर जो नेट बल है वो अंदर की ओर कार्य करता है। इस कारण से दीवार से टकराते समय उनके संवेग में कमी आ जाती है। तो अब वास्तव में होता क्या है? कोई एक अणु है, अगर वो अंदर की ओर स्थित है तो उसको चारों तरफ से आकर्षण बल लग रहा है तो उसका नेट फोर्स जो है वो 0 हो जाता है। लेकिन वो जब दीवार के पास में है तो उस पर क्या होता है? उस पर अंदर की ओर एक आकर्षण बल लग रहा होता है। तो जिसलिए अपन को पता है अगर कोई आप किसी चीज़ से टक्कर मार रहे हो और साथ ही आपको कोई पीछे पकड़ के खींच रहा है तो आप जितने ज़ोर से टक्कर मार सकते हो उतनी ज़ोर से हम टक्कर नहीं मार पाते। क्यों? क्योंकि हमारे को एक पीछे एक फोर्स खींच रहा है। अगर वो फोर्स हमारे नहीं लग रहा तो हम ज़्यादा ज़ोर से टक्कर मारते। ठीक ऐसा ही अणुओं के साथ भी होता है। अणु भी पात्र की दीवार से जो प्रेशर लगाते हैं वो उतना प्रेशर नहीं लगा पाते जितना कि वास्तव में लगाना चाहिए। तो इस कारण से क्या हो गया कि अतः वास्तविक गैस जो है गैसों द्वारा लगने वाला प्रभावी दाब आदर्श गैस से कम होता है। यदि यह कमी बीटा हो तो उसने ये कहा कि जो ये वास्तव में जो वास्तविक गैसों का जो दाब है वो आदर्श गैस के दाब से कुछ कम होता है। क्यों? क्योंकि उसको एक पीछे खींचने वाले फोर्सेस लग रहे हैं। तो पी का मान p प्लस बीटा लिख सकते हैं। अब ये जो बीटा है ये उसने अध्ययन करके ये पाया कि ये किस पर निर्भर करता है? एक तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अट्रैक्टिंग पर यूनिट वॉल्यूम, प्रति एकांक आयतन में आकर्षित होने वाले अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। दूसरा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग पर यूनिट एरिया पर सेकंड ऑन वॉल, यानी दीवार पर
प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति सेकंड में टकराने वाले अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। और ये दोनों ही संख्याएं, ये दोनों संख्या किस पर निर्भर करती हैं? ये गैस के घनत्व पर निर्भर करती है, डेंसिटी पर डिपेंडेंट होती है। तो अगर हम बीटा लिखें तो बीटा इज़ प्रोपोर्शनल टू डी इंटू डी, या इट इज़ प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। तो अगर हम इसको, दो चीज़ें अब हमारे पास हो गई। हमारे पास क्या हो गई? हमारे पास आ गई एक तो आयतन संशोधांक और